तो ये तो सबको समझ में आया ना, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म है। यस तो सर। जब ये फॉर्म होगी तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए टेन थीटा। तो बस इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक्स को टू टेन थीटा रख देंगे। तो dx की जगह क्या आ जाएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जल्दी यस से इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई फोर सेक, सॉरी फोर टेन स्क्वायर थीटा क्या, और प्लस फोर। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोई बताएगा? बोलिए भाई, स्क्वायर वन थीटा। प्लस टेन सेक स्क्वायर। स्क्वायर थीटा। सर साइड स्क्वायर थीटा। तो टू अपॉन ये क्या आ जाएगा, सिक्सटीन क्या, और कॉज स्क्वायर थीटा बचेगा देखो। तो ये शायद वन बाई एट कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम क्या कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम कॉस थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे ना, बताओ। यस सर, कर लेंगे। यस इसको सर। वन बाई सिक्सटीन लिख देंगे और वन प्लस कॉस टू थीटा लिख देंगे। यही करते हो ना इसको इंटीग्रेट करने के लिए। यस सर। तो थीटा और प्लस साइन टू थीटा बाई टू, और बाहर आ जाता है वन बाई सिक्सटीन प्लस सम कांस्टेंट सी। बाद में इसी थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे कि नहीं? अब बस हमें साइन टू थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे भाई, टेन थीटा हमें एक्स बाई टू पता है, तो थीटा तो हम सीधा लिख लेंगे, दैट इज टेन इनवर्स एक्स बाई टू। अच्छा, यहीं से अगर हम साइन टू थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या, ये फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा साइन टू थीटा, और यही सारी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो आंसर आएगा वन बाई सिक्सटीन टेन इनवर्स एक्स बाई टू, और फोर, सिक्सटीन इंटू टू वन बाई एट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सम कांस्टेंट सी। एक बार आंसर चेक कीजिए, क्या सबका यही आ रहा है? क्या ये यस सब्स्टिट्यूशन सर। और फॉर्म समझ में आया? हमको नहीं आया, बताओ। क्या ये सब्स्टिट्यूशन और फॉर्म समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ सर पर हमने ये देखा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये काम करते हैं। अच्छा, ये वाला फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म से आ जाते हैं। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करना है, एक्स को क्या पुट करना है, ए टेन थीटा, और अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। सही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है। अब क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछा गया है वो ये था कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। अब जल्दी से इसका आंसर सोचो। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं? सर। नहीं समझे? सर आ जाएगा। है ना, अभी हमने ये वाला इंटीग्रेशन देखा ना, वैसे ही हम इसको सोच सकते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन एक्चुअल में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या प्लस टेक्निक वन का होल लगाओगे? स्क्वायर प्लस। इसके लिए टेक्निक सिंपल थी, इसको हम x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू यस लिख सर सकते प्लस हैं। टू। अब हम यस सर। x की जगह x प्लस वन लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, सर रूट रूट टू टू टेन टेन थीटा। थीटा। क्या ये यस बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? सर। बस, तो इसका आंसर बताओ। ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बाकी तो सारा सेम है, रूट टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा। बस अब x प्लस वन की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो जहाँ पहले x आ रहा था वहाँ x प्लस वन आ जाएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं है। तो फाइनल आंसर सॉल्व करो, क्या आएगा? सीधे फॉर्म बन रही थी यार ये तो, नहीं क्या? जैसे आप इसको रूट टू टेन थीटा रखेंगे, आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, रूट टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर यहाँ से टू अपॉन। और टू फोर कॉमन आएगा, और यहाँ से शायद सेक की पावर फोर थीटा आ जाएगा। यही तो आ रहा है देखो। तो वन बाई टू रूट टू आएगा। नहीं आ रहा है क्या ये? और वही कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वन बाई फोर रूट टू बाहर आ जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू आ जाता है, सम कांस्टेंट सी। बस अब इसी थीटा को आपको रिप्लेस करना था, तो वो तो रिप्लेसमेंट आपने देखा ही ना। थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई रूट टू, और साइन टू थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, टू टेन थीटा
है ना, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये शायद यही आ जाता है 2√2 x+1 अपॉन कितना, x² प्लस 2x+3। क्या कहते हो, बोलिए भाई। अब यही वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ। आंसर आ रहा है tan−1 x+1 बाई √2, बाहर आ जाएगा 1/4√2, और यहाँ पे 8√2 हो जाएगा और ऊपर 2√2 है, तो 1/4 आ जाएगा शायद ना, x+1 अपॉन x² प्लस 2x+3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। क्या ये आंसर आ रहा है, देखो यस सर। देख लीजिए क्या यही आंसर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, इतना टाइम नहीं लग रहा है इसमें। हम्म तो ये वाला क्वेश्चन तो सबने देख लिया ना, इसको सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अब आपको। हाँ चलिए, अगली वाली फॉर्म में डिस्कस कर रहा था कि हाँ भैया साइन थीटा हो और प्लस माइनस के साथ क्या हो, cos 2 थीटा हो। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और साथ में sin 2 थीटा की फॉर्म हो। तो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का sin 2 थीटा से क्या रिलेशन है, पहले तो वो देख लो। आपको पता है कि हम sin 2 थीटा को दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसमें 1 माइनस कर दें, या 1 में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दें। हाँ या ना, बोलो भाई। अब सर ये बेनिफिट क्या है कि अगर सपोज यहाँ माइनस हो, मतलब सपोज अगर इंटीग्रेशन क्या हो, ऐसा हो, लेट यहाँ पर क्या हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, है कि नहीं, तो हम इस sin 2 थीटा को किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको t मानेंगे, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को जैसे हम t मानेंगे तो ये उसका साइन थीटा प्लस कॉस डेरिवेटिव थीटा बन उसका जाएगा। डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, या फिर अगर यही वाला क्या हो जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की फॉर्म हमें दिख जाए, और फिर जो हमारा फंक्शन हो वो sin 2 थीटा में हो, तो अब हम उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस, यानी अगर माइनस होगा तो प्लस वाला फॉर्म ओपन कर लेंगे sin 2 थीटा का, और ये वाला अब हम किसको पुट कर देंगे बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें किसको पुट करना है। तो सबसे पहले ये यूज़ करेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा को, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस वाला एज्यूम कर लेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस वाला, और इसी को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी, और अपना इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। बट याद रखिएगा ये काम हम केवल तब करेंगे जब sin 2 थीटा हो और उसके साथ क्या आ रहा हो, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया, मतलब जेई एडवांस, मतलब जेई मेन में तो डायरेक्ट कभी नहीं पूछा गया अभी तक। बट हाँ, ये फॉर्म जनरल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन इस सर टाइप का एक क्वेश्चन आया था, कि क्वेश्चन था √10x प्लस √cot x इंटू डी एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे बताओ भाई, सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, क्या हम यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हम इसको √2 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन √sin 2x लिख सकते हैं, बोलो। अब यहाँ sin x प्लस कॉस एक्स आ रहा है और यहाँ sin 2x आ रहा है, तो तुरंत हम इस sin 2x को क्या लिख देंगे बताओ, तुरंत हम इस sin 2x को किस में ओपन कर देंगे, sin x माइनस कॉस एक्स में ओपन करेंगे, तो तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। यस। अब हम तुरंत इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या रख देंगे, टी, तो यहाँ से यस क्या आ सर, तो जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएशन कॉस बन एक्स जाएगा। प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा भाई, डी टी, और ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, √2 dt/√1 - t²। क्या ये फॉर्म समझ में आ रही है सबको बताओ। और इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता होता है ना, क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स होता है क्या, साइन इनवर्स टी, और टी की जगह ही हम बाद में क्या रख देंगे बोलो,
अरे बताओगे, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंसी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये फॉर्म और इंटीग्रेशन सबको समझ में आया, नहीं आया? बोलिए। तो यही वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वजह से हमने इसको इंटरचेंज कर लिया है। क्या ये बात सब लोग क्लियर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, सर बोलिए साइन भाई। एक्स हाँ माइनस यस सर। सर कर पा रहे है ना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है प्लस माइनस में, बताओ। सर टी की वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होना चाहिए, आपने प्लस टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये अच्छा लास्ट पहली में आंसर में, अच्छा हाँ ठीक। अब सही है। बोलिए भाई, क्या ये फॉर्म सबको समझ में आई भाई? ये इंटीग्रेशन क्लियर हुआ? तो जहां भी साइन 2x के साथ ऐसी फॉर्म दिखेगी, वहां पे आप सीधा ये सब्स्टिट्यूशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ओके है भाई? चलिए अब जरा यस देखिए। सर। जैसे अब यहीं पे मैं आपसे, अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन बने, जैसे यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर है रूट ओवर ऑफ 2 + sin 2x इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, सोच के जवाब दो भाई। हमें तो sin 2x के साथ sin x प्लस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए होता है कि नहीं? बोलिए, यही तो है सिचुएशन। तो अब सर। थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखिए इस फॉर्म को मैं स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूँ। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो, कि यहाँ पर हो a sin x, उसके साथ b cos x हो, और उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो किसका, sin 2x बन जा रहा हो, तो हम क्या डील करेंगे? अभी तो हमने डील किया कि भाई sin 2x के साथ या तो sin x प्लस कॉस एक्स हो या sin x माइनस कॉस एक्स हो। तो बस हम यही काम करेंगे, ये जो हमारा a sin x प्लस b cos x लिखा है ना, इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे। इसको हम sin x प्लस कॉस एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, या फिर sin x माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। और इसी में या भाई ऑब्वियसली इसमें कुछ sin x है कुछ cos x है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे एडजस्टमेंट में लिख सकते हैं। अब यार ऐसे सोचो कितने cos ले लें कितने sin, तो वो एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ कॉल हो जाएगा कि नहीं? अब ऐसे लैम्डा और म्यू के टर्म में इसको लिख लो, और फिर फॉर लैम्डा एंड म्यू क्या करोगे? समझ में आ रहा होगा, कई बार इस टाइप की चीज सोच चुके हैं। कंपेयर कर देंगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो लैम्डा और म्यू आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा और म्यू आएगा, पूरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ना। एक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ फंक्शन ऑफ sin 2x आ जाएगा, फील आ रहा होगा। और एक में, एक इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। तो अब क्या ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्युबल फॉर्म में आ गए, बताओ? क्या हमने दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करके लिख लिया? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। तो बस जब भी ये वाली फॉर्म आएगी तो आप इसी डायरेक्शन में सोचेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करने होंगे और चीज़ें आसानी से सिंप्लीफाई होके आ जाती हैं, बस ये है। इसलिए मैं ये फॉर्म बता दे रहा हूँ, है कि नहीं, कि ऐसी फॉर्म्स बन सकती हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे sin 2x और सिर्फ sin x है कि नहीं? तो तुरंत आप अपने दिमाग में सोचो कि हम sin x को क्या लिख दें, लैम्डा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और म्यू इंटू साइन एक्स माइनस, वैसे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई वन बाई करके टू आप एक 1/2 और वन बाई वन बाई टू हाँ यहाँ से पहली इक्वेशन लैम्डा प्लस म्यू 1 आएगा और लैम्डा माइनस म्यू 0 आएगा। तो लैम्डा और म्यू दोनों क्या आ जाएंगे, हाफ। तो बस वैसे भी 2 मल्टीप्लाई करके तो आप वो काम कर लेते। तो हम इसको अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 2 + sin 2x लिख सकते हैं, और ऐसे ही 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 2 + sin 2x लिख सकते हैं। अब तो दोनों इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कर लोगे कि नहीं इसके आगे? अब तो नोन फॉर्म में दोनों इंटीग्रेशन आ गए, आराम से आप आंसर निकाल लेंगे। बोलो भाई, क्या ये फॉर्म क्लियर हुई? यस सर। जैसे वो a sin x प्लस b cos x आएगा, तो हम इसी डायरेक्शन में सोच के इसको दो नोन फॉर्म में ब्रेक कर लिया करेंगे। अरे हाँ या ना बताओ भाई, यस सर। क्लियर है ये वाली फॉर्म भी? तो इस तरह का इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, दो पार्ट यहाँ पे। अच्छा इसको किस में ब्रेक करोगे, ऊपर प्लस वाला है तो इसको किस में ब्रेक करेंगे, माइनस में। माइनस में। यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ sin 2x का प्लस में। फॉर्मूला किस में लगा देंगे, प्लस में। प्लस बस में। इसके बाद टी मानेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। अच्छा इसके बाद अगली फॉर्म इसमें आ सकती है
कि जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ए प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू हो। सही है ना, ये वाली फॉर्म हो। सही है ना, ये फॉर्म हो। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं? अच्छा, इसको डील करने के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो भाई। इसको डील करने के लिए सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं, कैसी? जैसे यहाँ पर 1/x² हो, सही है, और यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी 1, अरे यार, तो ऐसी टाइप की सिचुएशन में ऐसे लिख लो, 1 प्लस 1/x² बना लेंगे और साथ में x माइनस 1/x का फंक्शन ले लेंगे, या फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस 1/x² में और साथ में x प्लस 1/x का फंक्शन बना देंगे। ये दो फॉर्म हम सोचेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x माइनस 1/x को t रख देंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे हम x प्लस 1/x को t रख देंगे तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर है? और हार्डली इस टाइप की सिचुएशन में x² प्लस 1/x² आएगा, जिसको आप दोनों पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं और इसको आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये फॉर्म्स आप यूज करेंगे, मतलब इस टाइप की सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी और आप ये, या तो इसका यूज आप कहीं कर रहे होंगे, या और ये यूज क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि हमें x माइनस 1/x का फंक्शन बनाना है, कब? जब यहाँ पर 1 प्लस 1/x² बन जाए। हमें x प्लस 1/x का फंक्शन बनाना है, कब? जब यहाँ पर 1 माइनस 1/x² बन जाए। अब देखिए कैसे, क्वेश्चन तो समझोगे तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन ये आया कि x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? x² से डिवाइड कर दें तो ये 1 प्लस 1/x² बन गया और ये x² प्लस 1/x² बन गया कि नहीं? अब यहाँ कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 प्लस 1/x² की। तो हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x। क्या हम इसको x माइनस 1/x के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर। तो बस इसी को कन्वर्ट करके लिख दो। क्या लिखोगे? 1 प्लस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स, सॉरी माइनस वाला ले। माइनस वाला लेंगे और ये प्लस 2 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब तो क्वेश्चन आराम से हो गया। x माइनस 1/x को ये आप t मानोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? 1 प्लस 1/x² dx क्या हो जाएगा भाई? dt। और आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। कर लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर हो जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? dt अपॉन टी tan इनवर्स स्क्वायर t प्लस आएगा। टी। तो आंसर क्या आएगा? 1/√2 tan इनवर्स t/√2। और बाद में इसी t को क्या लिख दोगे? x माइनस 1/x। x माइनस 1/x प्लस सम कांस्टेंट c लेके आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। कर लेंगे कि नहीं भाई ये बताओ? यस कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। यस सर यस। क्लियर? अच्छा, अब इसी में जैसे अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। जैसे अब ये क्वेश्चन आया कि x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? x² से डिवाइड कर देंगे, नहीं क्या? यस सर। और यहाँ x² प्लस 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी तो यहाँ पे हमें पता है, या तो हम इसको x प्लस 1/x लिख दें या इसको हम x माइनस 1/x लिख दें, बट अभी क्या दोनों में से कोई फॉर्म बन रही है ये बताओ? अभी तो कुछ नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 प्लस x² या 1 माइनस स्क्वायर चाहिए और 1/x² आ रहा है। तो तुरंत हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2/x²। 1 इसमें ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या ये दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ फील हो रहा है? सर यस सर। एक पार्ट क्या ब्रेक हो जाएगी जरा समझाओ? 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/x²। और एक पार्ट क्या प्लस ब्रेक हो 1 जाएगी? प्लस 1/x² माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे माइनस 1/x² आ जाएगा तो सर। 1 माइनस 1/x²। क्या ये बात दिख रही है सबको? नहीं दिख रही है? यस सर। अब तो फॉर्मूला सारा ओपन करना जान गए हो। पहले वाले में प्लस ऊपर आ रहा है 1 प्लस 1/x², तो x माइनस 1/x लगाएंगे।
यहाँ 1 माइनस आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस वाला लगा देंगे, तुरंत आप इसको ओपन कर लोगे। 1 प्लस 1/x², यानी जैसे ही x² आएगा डिवाइड करके 1 प्लस 1/x² वाली डायरेक्शन में सोचेंगे, इसको लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मेरी बात समझ रहे हो? और 1/x² dx है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। अब तो दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधा सब्स्टिट्यूट कर लोगे। इसमें x माइनस 1/x को t मान लोगे, और इसमें x प्लस 1/x को t मान लोगे, और सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये फॉर्म समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये काम हम तब कर पा रहे हैं जब ये ब्रेक नहीं हो रहा है। क्या हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे थे? नहीं। क्या हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे थे, बोलो? तो हमने x² से डिवाइड करके ऐसा सोचा। अब यहीं पे आपके दिमाग में अगर ये चीज़ सेट हो गई है, इसको आप सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। बट यहीं पर अगर कोई आपसे ये कह दे कि x⁴ माइनस 4x² और +3 को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर अब x² डिवीजन में नहीं लेंगे कि भाई x² डिवीजन में लो। क्यों? क्योंकि हम तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, बताओ, फैक्टराइज। क्या ये फैक्टराइजेशन सबको समझ में आता है? बोलो। अरे सर यस सर। और अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, तब तो फिर इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर बना सकते हैं ना, याद है को? यस सर वो पुराना वाला। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना तुरंत। तो यस तुरंत सर। हम इसको इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर बना देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है सर। तो तुरंत हम 3 माइनस 1 1/2 लिखेंगे। एक बार x² क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें, और एक बार x² क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो दोनों का डिफरेंस ऊपर बन जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं? तो अब इसी डिफरेंस को क्या लिख दोगे उसी फॉर्म में, x² माइनस 1 माइनस x² माइनस 3। -3। बस। तो जब भी ये दो पार्ट में ऐसे फैक्टराइज हो ना, तो ऊपर डिफरेंस बना के ही ब्रेक कर दिया जाता है। अब तो आराम से क्वेश्चन फील आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? यस। अब पहला इंटीग्रेशन क्या आ गया, dx/x² माइनस 3, आराम से सॉल्व होता है। दूसरा क्या आ गया, dx/x² माइनस 1, ये तो सीधे फॉर्मूले हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा यहाँ पे, ये फॉर्म कई बार लिख लो, कई बार दिमाग से उतर जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आपका इंटीग्रेशन x⁴ प्लस px² प्लस q में है, और x⁴ प्लस px² प्लस q को आप x² प्लस अल्फ़ा और x² प्लस बीटा में लिख पा रहे हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा ही, इसका डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं, बोलो। और इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख देते हैं, x² प्लस अल्फ़ा माइनस x² प्लस बीटा अपॉन x² प्लस अल्फ़ा इंटू x² प्लस बीटा के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? यस सर। तो इसको हम इस फॉर्म में बना के सॉल्व कर देते हैं। अब जहाँ ऐसा दिखेगा वहाँ आप ये चीज़ लगा दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और आराम से आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बताइए। कर लेंगे कि नहीं भाई? हो जाएगी ना ये फॉर्म, बोलो। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? हम्म। यस सर। अब एक चीज़ और हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, और यूज़ कर लेते हैं, है ना? मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की हैबिट थोड़ी सी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और लिख लेते हैं, मतलब एक फॉर्म्स लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सही है ना? तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम थोड़ा सा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और सीख लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे f(x) अपॉन लीनियर फैक्टर आ जाए, मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी, सही है ना? तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए और b अपॉन एक्स प्लस बी।
ये इसमें ब्रेक कर देते हैं, तो आराम से दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन टफ आएगी, एक्स प्लस ए के साथ हो सकता है एक्स प्लस बी का स्क्वायर आ जाए, तो इसको हम ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी और सी अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर लिख देते हैं। मतलब ये जो पावर वाले टर्म्स आते हैं इनको 1/1 पावर के साथ ब्रेक करते चले जाते हैं। अगर यही क्यूब होता तो एक टर्म और लिख देते इसमें, डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक टफ सिचुएशन अगर आपके सामने आएगी तो मतलब ये आ सकती है कि एक लीनियर फैक्टर हो और साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। एक लीनियर फैक्टर और एक क्या आ जाए, साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो इसको ए अपॉन एक्स प्लस ए लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, और बी एक्स प्लस सी अपॉन, मतलब यहाँ पे एक अभी तक क्या करते थे, कांस्टेंट लिख रहे थे, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर की पावर का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट करना जानते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन तो हम कई बार कर ही चुके हैं कल कॉन्सेप्ट यस सीख के, सर। उसी हिसाब से सॉल्व कर लें। तो इन तीन में से ही कोई फॉर्म आएगी, सही है ना? और एफ एक्स जो है वो क्या होगा, हमेशा एक पॉलिनॉमियल होगा, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, बोलो। पॉलिनॉमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, लेस होगी किससे, डिनोमिनेटर से। जिसकी डिग्री लेस देन क्या होगी, डिनोमिनेटर। डोमिनेटर। क्योंकि अगर उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस नहीं होगी तो पहले उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप इसको इनमें से किसी भी फॉर्म में ब्रेक करके ये कांस्टेंट ए बी सी निकाल लेंगे, तो इसके बाद पूरा पूरा इंटीग्रेशन उतने ही पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। आप सारे इंटीग्रेशन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना भाई। ये तो ln में दोनों आ जाएंगे, ये 1/-1 एक्स प्लस बी आ जाएगा, ये वाला लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, तो आप इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सही है, कोई कंफ्यूजन? अब बस हमारा थोड़ा सा काम ये बचा है कि, अरे यार, अब बस हमारा थोड़ा सा काम ये बचा है कि हम ये जो ए और बी है ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसके लिए जनरल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम हर बार क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बोलो। लीनियर वाले में हम थोड़ा सा लीनियर, यही आने के चांसेस सबसे हाई हैं, है कि नहीं? और इसमें ही इस बात को हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो तरीका वही है कि हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये इसके साथ, और ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम एक एक बार एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए और बी निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सही है? अरे हाँ है ना? अब बस क्वेश्चन से ही समझ लो, बाकी तो ओके। जैसे मान लो 2x+3 अपॉन एक्स, x+1 x-1, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सही है ना? तो अब ऑब्वियसली हम तुरंत क्या कहेंगे भाई, 2x+3 को x अपॉन x+1 x-1, इसको हम लिख सकते हैं a/x, b/x+1 और c/x-1। यही तो लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना? अब ध्यान से देखते जाना। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2x+3 ए के साथ क्या आएगा, x+1 x-1, बी के साथ क्या आएगा, x इंटू x-1, और सी के साथ क्या आएगा, x इंटू x+1। दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ। यस सर। अब अगर हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए हम x, भाई इसमें तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना, तो a के लिए हम x को क्या रख देते हैं, 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे तुरंत। बोलो। और a की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी कि नहीं, -2 -1। और ऐसे ही फॉर बी हम क्या करेंगे, एक्स को क्या रख देंगे, -1। अब ये दोनों 0 हो जाएंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकल के आएगी बताओ। -1 रखते ही यहाँ से क्या बचेगा, 1, और यहाँ से -1 2, देखो। और ऐसे ही सी के लिए हम एक्स को क्या लिख देंगे, +1। जैसे ही +1 रखोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 5, और +1 रखोगे यहाँ पे तो 2। देखो भाई, एबीसी आ गए। जैसे एबीसी आएंगे पूरे इंटीग्रेशन को हम तुरंत 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। क्या इंटीग्रेशन ब्रेक होगा बताओ, -3 dx/x प्लस 1/2 dx/x+1 और +5/2 dx/x-1। अब तो इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो रहा है। 3 ln mod x, हाफ ln mod x+1 और 5/2 ln mod x-1 प्लस सम कॉन्स्टेंट। क्या है प्रोसेस, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, इस केस में ये लिखने की अब हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ध्यान से देखना, a निकालने के लिए हमने x को क्या रखा है,
जीरो, वो इसी यही वाला फैक्टर तो है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए निकाल, अगर लीनियर फैक्टर है तो ये काम हम सिर्फ तब करेंगे जब लीनियर फैक्टर है। तो अगर हमें ए निकालना है तो हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, भूल गए, एक्स से सर ये वाला एक्स कैंसिल करेंगे और पूरे में एक्स को क्या रख देंगे, जीरो। देखो, नहीं समझे, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, एक्स से सीधा एक्स को कैंसिल करते हैं और एक्स की जगह क्या रख देते हैं, जीरो। जैसे ही जीरो रखोगे देखो यही आंसर आ रहा है। अच्छा आप सोचो बी निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, x+1 से x+1 को कैंसिल कर लोगे और यस x सर, की जगह क्या तो रख दोगे। माइनस, c निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, x यस सर, माइनस वन से x-1 कैंसिल करोगे और x की जगह क्या रख तो दोगे। 1, बस, समझ गए कि नहीं टेक्निक, बताओ। यस सर, गुड, अब जल्दी से जरा मुझे इसका आंसर आप निकाल के बताएंगे। 3x-1 अपॉन एक्स, x+2 x-1, इसका आंसर है a ln mod x, b ln mod x+2 और c ln mod x-1। आपको वैल्यू चाहिए फाइंड a b एंड c, बोलो। ये तो बस ए बी सी वही पार्शल फ्रैक्शन करके निकालना है। देखिए भाई, यही तो कर रहे होगे, 3x-1 अपॉन एक्स, x+1 x-1 को ब्रेक करके लिख दे रहे होगे a/x, b/x+1 और c/x-1। तो a कितना आ रहा होगा, x को जीरो रख दो। सर x+2 है, अच्छा x+2 है क्या, तो a के लिए x कितना आ रहा है, -1/-2, माइनस 1/2 आ रहा है क्या। 2, यस सर, यस सर, अच्छा b के लिए x को क्या रख देंगे, +2 रख देंगे। प्लस, हम्म तो -2 रख दो x को, ये फैक्टर हटा दो और बाकी जगह -2 रख दो। तो b कितना आ रहा है, -6 -1 और डिवाइडेड बाई -2 इंटू -3। तो क्या ये 7 -7/6 आ रहा है, देख। -7/6, यस सर, और c के लिए x को 1 रख दो, तो ये 1 वाला फैक्टर कैंसिल करके x को 1 रख दो। तो 3 - 1 2/3, 2 और 2/3 आ रहा है, देखो। यस सर, तो a की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू -7/6 आ गया सर। और c 2/3 आ गया। इंटीग्रेशन यस तो सर, कर ही लोगे, वो दिक्कत नहीं हो, तो आपको बस ए बी सी निकालना था, वो निकालने का तरीका सिंपल है। कर लेंगे कि नहीं, बताओ। यस सर, गुड है, वैसे ही वो वाली जो पावर आएगी उसमें भी ब्रेक करके ए बी सी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे कि नहीं। यहाँ सर, इन जनरल तरीका तो मैंने बता ही दिया है, बस उसको चाहो तो एक बार बस अप्रोच करके देख लो कि कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा बस दिमाग में रह जाएगा। मान लो प्रोसेस कि अप्रोच करके अगर ऐसा आ जाएगा तो करना क्या होता है, जैसे ये ले लो, x² इंटू x+1 सॉल्व कर लो, देख लो। और एक ये सॉल्व कर लो और एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, x³ + 1। तो ये दोनों सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, x प्लस b/x² प्लस c/x+1, हाँ, x² x+1 है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखोगे, a/x, b/x² और c/x+1। अच्छा आप ध्यान से देखो, इसमें लीनियर फैक्टर वाले टर्म्स तो आप निकाल सकते हो, तो क्या ये निकल पाएगा ना, ये x है और ये x कैंसिल करोगे तो ये तो इनफाइनाइट जाएगा ना, तो इसमें जनरल प्रोसेस लगा देना। जनरल प्रोसेस वो एलसीएम वाला है ना, समझ रहे हो कि नहीं भाई। सर, जनरल प्रोसेस दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, वो एलसीएम वाला। अब जैसे आप x को जीरो रखोगे, भाई दो वैल्यू तो है ना, जीरो और -1, तो जैसे आप x को जीरो रखोगे तो कौन कौन से फैक्टर जीरो हो रहे हैं, ये और ये वाला आ जाएगा, तुरंत b आ जाएगा। b कितना आ रहा है बताओ, 1। जैसे x को -1 रखोगे, ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे और c आ जाएगा। c कितना आ रहा है बताओ, 1। -1, c कितना आ रहा है भाई, 1, 1। अच्छा अब a और b रख दिया, अब तो कोई वैल्यू आपके पास ऐसी बची नहीं है, तो कोई भी एक जनरल वैल्यू रख लो, 1 रख लो, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ए बी सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, नहीं समझे। तो 2a + 2b + c = 1 आ गया। क्या हम b और c निकाल चुके हैं, बोलो। तो 2a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से,
तो क्या ए की वैल्यू -1 आ रही है? माइनस अब एबीसी आ गए, अब तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे ना। पूरा इंटीग्रेशन 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो एक हो गया dx बाई एक्स, एक हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर, और एक हो गया dx बाई एक्स प्लस 1। आराम से आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? यस सर। -1/x, और ये आ जाता है ln mod x प्लस 1। वो तो बस मैंने समझाने के लिए बता दिया कैसे क्या करना है। ये जनरल तरीका था। जब नहीं समझ में आएगा वो डायरेक्ट लीनियर फैक्टर में वो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। बाकी सब जगह आप ये जनरल तरीका लगा देना। दो वैल्यू तो डायरेक्ट आपको दिख जाएंगी फैक्टर से ही, और एक वैल्यू कोई भी अपने हिसाब से गेस कर लेना, क्योंकि इसमें तो कोई भी एक्स सेटिस्फाई कर जाएगा ना। नहीं समझे मेरी बात? चलिए अब इसको देखो जरा, dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। हिंट करूँ थोड़ी सी? इसको ब्रेक तो आपने कर ही लिया होगा। ये ब्रेक तो सर होगा हो एक्स जाएगा प्लस वन एक्स प्लस इंटू वन एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा? बस वही वैल्यू निकाल लो, बाकी ए अपॉन इंटीग्रेशन तो एक्स आराम से प्लस सॉल्व है। वन प्लस बी एक्स प्लस सी ए अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में बी एक्स प्लस सी बी एक्स अपॉन प्लस एक्स। सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसमें वही एलसीएम वाला तरीका लगेगा, सर और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब बताओ, क्या हम पहले एक्स की वैल्यू -1 रख दें तो ये तो फैक्टर की वजह से 0 हो जाएगा, और यहाँ से ए निकल आएगा। ओहो, तो ए आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ए कितना आएगा बताओ? जैसे -1 रखोगे, ए की वैल्यू क्या 1/3 आ रही है? चेक करो। हाँ, आ जाएगा। अब अपने हिसाब से कोई भी दो वैल्यू रख लो, एक बार 0 रख लो और एक बार 1 रख लो, क्योंकि वही दोनों यूज नहीं है। 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से शायद सी निकल आएगा। 1 - 1/3 2/3। चेक करते जाना कैलकुलेशन। नहीं क्या? बोलो। सर और जब 1 रखोगे तो शायद a प्लस 2b प्लस 2c आता है, इज इक्व टू 1। एक वैल्यू शायद 1/3 है और एक वैल्यू 2/3 है। हम्म, तो 1/3 और प्लस 4/3, तो ये शायद 5/3 हो जाएगा। और 1 - 5/3 करोगे तो कितना आएगा? -2/3 आएगा। तो क्या b की वैल्यू -1/3? -1/3 आ रही है सी 2/3 आ रहा है और ए 1/3 आ रहा है। प्रोसेस समझ में आया? बस वही एबीसी की वैल्यू रखनी सर। थी, यस नहीं? सर। अच्छा, इसके बाद तो इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 1 आराम से सॉल्व होता है। यहाँ पे जैसे ही बी और सी की वैल्यू रखोगे तो 1/3 कॉमन कर लोगे, तो यहाँ बचेगा x-2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताओ? कर लोगे कि नहीं भाई आराम से सॉल्व? यस सर कर देंगे। तो बस ये तरीका, इससे ज़्यादा वेरिएशंस इसमें आएंगे नहीं, तो इससे ज़्यादा बाकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बोलो भाई, कर लेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इससे ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, और सोल्यूशन में इससे ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो हम जैसे एबीसी चाहिए एक बार निकाल के सीधा इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े? यस ये फॉर्म सबको समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही है तो बताओ। क्या ये फॉर्म सबको समझ में आ रही है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। बोलिए। फॉर्म्स और हैं जिनसे रिलेटेड इंटीग्रेशन पूछ लिया गया, वो ये है कि एक फॉर्म तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कोई एक लीनियर फैक्टर हो और उसकी पावर क्या हो कि Q1 हो, और यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर हो और उसकी पावर Q2 हो। ठीक है? Q1 एंड Q2 दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर, सॉरी हाँ, रैशनल नंबर हो। Q1 एंड Q2 दोनों क्या हो? रैशनल नंबर हो, और दोनों का जो सम हो वो 2 हो। तो हम क्या पुट करते हैं? जो पहली वाली लीनियर है ना, ये वाली लीनियर 1 और ये लीनियर 2, तो हम या तो लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 को t ले लेते हैं, या फिर लीनियर 2 अपॉन लीनियर 1 को t ले लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत तेजी से सिंप्लीफाई हो जाता है। बस याद रखिएगा, इन रैशनल नंबर्स की पावर का सम जो है, जो ये रैशनल नंबर लिखे, इनकी पावर का सम क्या होना चाहिए? 2। और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होने चाहिए। सही है ना? और इनकी पावर का सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
जैसे ही ये फॉर्म दिखेगी आप तुरंत ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का ऑब्जर्वेशन है और ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली एक बार। सही है ना, और आपका इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व होके आ जाएगा। सही है, जैसे देखो, जैसे dx अपॉन एक्स प्लस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्वेश्चन था एक बार। अब यार ऐसे तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये एक्स प्लस वन की पावर 3/2 और एक्स माइनस वन की पावर 1/2 लिखा है? सोचो, अब 3/2 और 1/2 ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं और इनकी पावर का सम कितना है? सोचो, ये दोनों लीनियर फैक्टर है, दोनों की पावर का सम कितना है? क्या ये 2 है? सही है। जैसे ये ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एक पावर को तुरंत 2 बना लो, तो एक्स प्लस वन की पावर 2 बना लो, और यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर हाफ लिख लो। दिखा क्या? अब हम तुरंत x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, मैंने बताया ना दोनों लीनियर का रेशियो लेके उसको t मान लेंगे। जैसे ही आप इसको t मानोगे, यहाँ बचेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स प्लस वन 2 अपॉन दिस आ जाता है, देखो dt। अब आप तुरंत इस चीज को क्या लिख दोगे? dt/2, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/2 dt/t की पावर हाफ, और t की पावर हाफ का तो इंटीग्रेशन आप निकालना जानते हो ना? बोलो भाई, क्या हम टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर लेते हैं? यस सर। क्या होता है टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन? 2√t। सर 1/√t का इंटीग्रेशन तो आप करते हो, दैट इज 2√t। यस सर यस सर यस सर। तो रूट तो 2 से 2 इंटीग्रेशन क्या आ गया? √t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब t की वैल्यू रख दो। t क्या था? प्लस सम कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताएं, बोलो। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये पूछा गया एक्चुअली ऐसे था ये, x माइनस टू की पावर 3 एक्स प्लस 3 की पावर 5। Yes, sir. सही है ना? यहाँ पावर हटा लीजिएगा, 5 नहीं है। बाकी तो आप सीधा t मान के कर लोगे, अब तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऊपर वाली अप्रोच पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं भाई, बताओ, कोई कंफ्यूजन? वो सर। चलिए, ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का आया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिमाग क्या लगाओगे, पढ़ा चुका हूँ मतलब पहले मैं, बट ऐसे ही जस्ट ये कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया है। जल्दी बताओ इसका आंसर। सर x प्लस ln ऑफ e टू द पावर x प्लस 10x प्लस c। वही प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स वाला था ना कॉन्सेप्ट? यस सर यस सर। याद है ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बार आपको बताया था, और ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप की सिचुएशंस कई बार, वही ई की पावर एक्स ऐड कर दें और ई की पावर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक पार्ट वही बन जाता है और एक पार्ट उसका। डिफरेंशिएशन आएगा हाँ, ऊपर। क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन में सिर्फ ई की पावर एक्स मिसिंग है, बाकी वो और सर वो का डेरिवेटिव तो ही, बस अल्टरनेट दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, तो एक से एक्स आ जाता है और एक से एल एन मॉड ई की पावर एक्स माइनस ln। यस सर यस सर प्लस प्लस सम कॉन्स्टेंट की आंसर आता है। गुड। यस सर। चलिए, अब बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक फॉर्म और बन सकती है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट वो मतलब स्टैंडर्ड है, बट सिचुएशन है कि अगर ऐसा दिखेगा तो आप ऐसा सोच लेना तो ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे फंक्शन हो और फंक्शन में एक्स की पावर में p/q1, p1/q1, फिर ऐसे ही क्या हो, एक्स की पावर p2/q2, मतलब ऐसे रैशनल पावर्स हो। सही है ना? और इंटू डी एक्स हो, तो यहाँ पर जो हम सब्सटीट्यूशन पुट करते हैं वो पुट करते हैं एक्स को टी टू दी पावर, जितने भी ये डिनोमिनेटर में है ना Q1 Q2 Q3, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं।
तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो एक इंटीग्रल पावर में आ जाता है, और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जब भी ऐसे टर्म्स आपको दिखें तो आप यही काम कर लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन क्या है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और आराम से फिर सॉल्व हो जाएगा, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। मतलब ऐसी पावर्स दिखें तो आप आराम से, जैसे देखो dx अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3 है, ये क्वेश्चन है, सही है। तो क्या करोगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो x को हम t की पावर 6 सब्स्टिट्यूट कर दें तो dx की जगह क्या लिख दोगे, 6t की पावर 5 dt। अब जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे यहाँ पे तो 6t की पावर 5 अपॉन टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर dt, क्या यही आएगा, चेक करो जरा। और इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो क्या, टी स्क्वायर कॉमन करके हटा दोगे तो टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन डी टी बचेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, +1 - 1, दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे। तो एक पार्ट से साइड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन होगा, और एक पार्ट में साइड डी टी अपॉन टी प्लस वन आएगा। चेक करो क्या सही कर रहा हूँ मैं? यस सर। बाद में इसको सॉल्व कर देंगे तो ये शायद आ जाता है 6 इंटू टी क्यूब बाई 3 -6t² 2 प्लस 6t -6 ln t+1, और बाद में इसी t को हम क्या रख देते हैं, x की पावर, x के पावर 1/6। बस तो आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, 1/6, 2 x की पावर 1/2 -3 x की पावर 1/3 प्लस 6 x की पावर 1/6 और -6 ln mod x की पावर 1/6 + 1 प्लस सम कांस्टेंट c। देखा क्या? तो जब भी इस तरह की फॉर्म आएंगे आप आराम से सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे, तो आपकी नॉन इंटीग्रेशन फॉर्म उसी में चेंज हो जाएंगी और आराम से आप सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे। देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा तो बताइएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस बोलिए सर। भाई, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलो। आंसर क्लियर है। समझ गए होगे अब तो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बोलो भाई समझ गए होगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकता है मुझे अभी भी, नहीं क्लियर? अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी तक जेई मेन में नहीं, बट हाँ जेई एडवांस में एक बार पूछा गया और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आसान है, तो जेई मेन में बन सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं? मैं इसको वैसे कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट कहता हूँ, कि आप कई बार इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट का यूज़ कर लेते हैं। कई बार अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, कॉन्जुगेट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हमें x प्लस रूट अंडर 1 + x² की पावर 3 को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, x प्लस रूट अंडर 1 + x² की पावर 3 को सॉल्व करना है, सही है। तो आप क्या करोगे, मैं इसको कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट कहता हूँ, सही है ना। वैसे तो x को tan थीटा रखोगे तो वही tan और sec आ जाएगा, वही कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में ट्रिक आना चाहिए वो ये था कि हम x प्लस रूट अंडर 1 + x² को t मान लें, मान सकते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 + x² इंटू डी एक्स इस डी टी। अच्छा, अब है क्या कि x प्लस रूट अंडर 1 + x² तो था, एक पावर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट एक एडिशनल टर्म आया जो कि कंजुगेट से हमें निकालना पड़ेगा, इंटू डी एक्स इज डी टी। ये एडिशनल टर्म आ गया, क्या ये एडिशनल टर्म हमें दिख रहा है, ये एडिशनल टर्म आ गया। तो अब इस एडिशनल टर्म की वैल्यू हम कॉन्जुगेट से निकालते हैं, इसीलिए मैं इसको कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट कहता हूँ। कैसे निकालते हैं वो देखो भाई, अगर आपको कहा गया कि x प्लस रूट अंडर 1 + x² और रूट अंडर 1 + x² माइनस x को मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये 1 आ जाते हैं, सोचो, हाँ या ना। अच्छा, ये यस सर। इसका कुछ कॉन्जुगेट टाइप का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रूट अंडर 1 + x² प्लस x को आप t ले रहे हो, तो रूट अंडर 1 + x² माइनस x को आप तुरंत 1/t लोगे। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो रूट अंडर 1 + x² की वैल्यू कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट से t प्लस 1/t का हाफ आ जाएगी। दिखा क्या?
समझ गए कि नहीं क्यों कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ। अब इसी टर्म की वैल्यू हमको टी के टर्म में चाहिए थी। आप सोचो स्क्वायर स्क्वायर करके अगर एक्स की वैल्यू निकालते वो सब्स्टिट्यूट करते तो बड़ा झाम था, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इतना सोचने के बाद तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया। एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक होल स्क्वायर अलग कर दो, दिख रहा है सबको कि नहीं, और साथ में एक रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो, और जो एक पावर एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अलग किया उसको अलग कर दो। ये तुरंत डी टी के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस अब सर। इसकी वैल्यू तो टी हो जाएगी और इसकी वैल्यू टी के टर्म में आपने कंजुगेट वाले से निकाल ली, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट वन हो रहा है। हो सकता है यहाँ ए स्क्वायर लिखा होता तो दोनों का प्रोडक्ट अब की क्या ले लेते, ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर बाई टी आ जाता है। नहीं समझे मेरी बात? हो सकता है यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा होता तो प्रोडक्ट ए स्क्वायर ले लेते, नहीं क्या? अरे बताओ। यस सर। तब ये ए स्क्वायर बाई टी आ जाता, यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाता, तो उससे कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अब ये इंटीग्रेशन क्या बना, टी स्क्वायर बाई टू टी प्लस वन बाई टी डी टी। अब तो ये आराम से सॉल्व होते हुए दिख रहा है ना। एक टी क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा और एक साइड टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा और सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। बाद में उसी टी की वैल्यू को रख देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या ये डाउट सबको समझ में आया भाई? तो यहीं पे अगर आप एक्स सेक और टेन होता तो वो भी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता, तो वो भी तो कॉन्जुगेट में आ जाता है ना। अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है, यानी हम सेक थीटा निकाल सकते हैं, नहीं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वहां यस भी सर। कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट लग जाता। ये क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर नाइन बाई टू। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही नोन है और स्टैंडर्ड नहीं है। समझ गए कि नहीं? दिमाग लगाओ जरा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या? कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट मैं इसको क्यों कहता हूँ, क्लियर है? हाँ भाई। सर अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस नहीं वन नहीं प्लस नहीं, टी। टी स्क्वायर कहाँ बना दे रहे हो? देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना, कॉन्जुगेट के डायरेक्शन में सोचना है। तो ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी आएगा। अच्छा, अब एक सेक एक्स एक्स्ट्रा में बाहर आ गया तो ये बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स ना, और यहाँ पर ये dx के साथ dt हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक sec x प्लस टेन एक्स चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो तो मैनेजेबल है ना। यहाँ से एक sec x सेपरेट किया, sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। स्क्रीन चली गई। बोलो। तो यहाँ पे वही पावर बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगी sec x प्लस टेन एक्स की पावर 11/2। अच्छा, अब ये पूरा dt बनेगा, ये t बनेगा। अब एक्स्ट्रा sec बचा ना, उसकी वैल्यू t के टर्म में निकालनी है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट कंजुगेट का यूज कर लेंगे ना। क्योंकि sec x प्लस टेन एक्स को अगर हम t कहें तो sec x माइनस टेन एक्स क्या हो जाता है, 1/t। यहाँ से ऐड करके हम sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/2 t प्लस 1/t। रेस्ट तो यार ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना फिर, बोलो। t प्लस 1/t ये रहा और t की पावर 11/2 ये रहा। अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है, बाद में t की वैल्यू sec x प्लस टेन एक्स रख के आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चन था, सही है। बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बोलो। हो ही रहे हैं, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं 10x/2 में। तो बस डिफरेंस कितना दिख रहा है इसका, 5। देखो सर यार, तो एक फैक्टर ये हो गया, दैट इज साइन एक्स माइनस वन, और एक फैक्टर ये हो गया, दैट इज साइन एक्स प्लस 5। खत्म हो गया दोनों क्वेश्चन। हाँ या ना बताओ। वही मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ही किया है बेटा हमने, नहीं समझे? यस सर। अब तो दोनों इंटीग्रेशन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं?
यस सर, हो जाएंगे। अब तो जिस फॉर्म में आंसर दिया दोनों, इसमें टेन इनवर्स वाली फॉर्म चाहिए और एक में टेन एक्स बाई टू माइनस वन, दोनों वाली फॉर्म बनती दिख रही है मुझे, है कि नहीं? बस आप जैसे ही फॉर्म बनाएंगे उसी टाइप की फॉर्म बन के आ जाएंगी। देख लीजिए आराम से। ए और बी एफेक्ट्स बता दो, अच्छा चलो जल्दी से, फिर डेफिनेट स्टार्ट। बैठे हुए हो सब लोग? पहले वाले को कन्वर्ट किया होगा तो ये बन रहा होगा 1/5 टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आया होगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई, तो एक पूरे से एक माइनस कॉमन आ गया होगा, और यहाँ शायद आ जाता है टेन एक्स बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? नहीं क्या? सर ए की वैल्यू तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस वन टू बाई आई फाइव। सर। ए की वैल्यू शायद 1/5 आती है, दिख तो रहा है वैसे ही फॉर्म में। अच्छा टू सेकंड बाई वन फाइव आ रही। 1/5 आ रही है, 2/5 आ रही है क्या? हाँ 2/5 आ रही है। चलो ए की वैल्यू। बी बताओ। बी में जब फॉर्म बनाओगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब यहाँ पे 1/2 कर लो और यहाँ 2 कर लो, तो ए की वैल्यू तो 2/5 दिख रही है। यहाँ पे बनाओगे और ये बनेगा 4 + 4 + 2, नहीं है ना? तो 2 पूरे से कॉमन कर लो, तो वही 1/2 यहाँ भेज दो। यहाँ बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 10x/2 + 2 dt, तो मतलब dx ये आ रहा है देखो। अब तो सीधा 10x/2 को t रखना है आपको बस, नहीं क्या? तो दोनों इंटीग्रेशन नॉन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो एक तो शायद सीधा आ जाता है 2/5 1/10 x/2 - 1। देखो यही आ रहा है क्या? यस सर। तो ये तो सीधा आ गया। यहाँ से क्या आता है? 2 कॉमन, इसको 10x/2 में फिर इसको फैक्टराइज भी करना पड़ता है ना, और फिर ln के टर्म में इसको चेंज करना पड़ता है। तो बी जरा सॉल्व करके बताओ फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन को हम साइड में ले लें तो ये शायद dt/2t² + t + 2 बन जाता है क्या? देखो तो सबसे पहले इससे 2 कॉमन कर लिया करो, तो dt/t² + हाफ + 1 बन जाता है, मतलब t/2 + 1। अब अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये शायद t प्लस किसका होल स्क्वायर आएगा? 2 × t/2, तो t/2 का होल स्क्वायर, है ना? तुरंत इसको रफली परफेक्ट स्क्वायर बनाया करो ना जल्दी से। ऐसे है तो t² + 2 × t/4 कर लो, तो t/2 तो था ही साथ में, हाँ या ना? तो t² अलग हो गया, उसका एक t आ गया और एक 1/4, तो 1/16 ऐड कर दो, 1/16 सेपरेट कर दो और उसको 1 के साथ ले लो, तो 1 के साथ उसको लेंगे तो 15/16 और आ जाएगा, मतलब √15/4 का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, यस सर। √15/4 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। अब शायद ये कुछ इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है ना, ये 1/2। देखो भाई अब ये सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? 1/4 आएगा। हाँ हाँ, और अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये शायद आ जाता है 1/2, तो एक बाहर है ऑलरेडी, और ए आएगा तो √15/4, टेन इनवर्स 4t + 1/√15 आ रहा है, इसी को उठा के यहाँ रख दो, 2 तो 2/5√15 आ रहा है क्या? देखो टेन इनवर्स 4 10x/2 + 1/√15, ये एफ आ रहा है। तो ए की वैल्यू 2/5 आ रही है और बी शायद माइनस में दिया हुआ है, -2/5√15 आ रही है, चेक करो जरा। और जो एफ फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 4 10x/2 + 1
डिवाइडेड बाय √15। चेक करना जरा सब लोग, क्या यही आंसर है? सर 4√15 आएगा शायद। 4√15 आएगा। क्यों, ये एक 1/2 नहीं आएगा ये वाला? उससे शायद ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यही आ रहा है यार आंसर, देखो देख लो भाई, फिर बताओ। मेरे हिसाब से यही आ रहा है। यही आ रहा है भाई। हम्म हाँ, मुझे तो यही दिख रहा है, बाकी आप जल्दी बोलो। हाँ सर ठीक है ठीक यही आ रहा है ना? हाँ, आंसर यही है, a इज 2/5। तो देखा ना, वो सिंप्लीफाई करके, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म्स थी, उन्हीं को एडजस्ट करना था, वो आप एडजस्ट करते चले गए। दिखा क्या भाई, बोलो। है। यस सर। चलिए, तो इंटीग्रेशन में बस इसी टाइप का वेरिएशन है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। इससे ज़्यादा तो फिर आप आराम से या तो सब्स्टिट्यूशन से पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा आपसे, बाकी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो इंडेफिनिट वाला ही हो गया भाई। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हमें करना आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आराम से लिमिट लगा के कर ही सकते हैं ना। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, किसी फंक्शन एफ एक्स को हमने इंटीग्रेट किया और उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, तो अब हम उसको इंटीग्रेशन की लिमिट में ले लेंगे, है ना। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में अगर हम ए से बी में उसी को इंटीग्रेट करते हैं तो अभी भी उसका इंटीग्रेशन आएगा। एक बार उसमें बी रख देंगे और एक बार उसमें ए रख देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एफ बी माइनस एफ ए आ जाता है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला रूल है। मतलब अगर हम किसी फंक्शन को ए से बी में इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसको ए से बी में ब्रेक करके लिख लेते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको ए से बी में एफ एक्स डी एक्स में इंटीग्रेट करना है, तो उसको बस एफ बी माइनस एफ ए लिख लो। मतलब पहले उसको डेफिनेट तरीके से इंटीग्रेट करो, जब पूरा इंटीग्रेशन आ जाए तो उसमें पहले बी रख दो फिर ए रख दो, दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर दो तो आंसर आ जाता है। क्लियर है? एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि जब हम ए से बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन ए प्लस से बी माइनस तक जा रहा होता है। तो अब जब आप यहाँ पे b रखते हो तो क्योंकि फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर हम उसमें लिमिट निकालते हैं b माइनस पे। कई बार ऐसा हो जाता है कि फंक्शन उस पॉइंट b पे डिफाइन नहीं है, बट वो b के जस्ट लेफ्ट नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, और यहाँ पर ही हम यही सही काम करते हैं a प्लस एफ एक्स के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपको ये काम करना उस वक्त आना चाहिए, और आप ये काम करके उस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले आराम से इंडेफिनिट तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करो, पहले आराम से इंडेफिनिट तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करो, और फिर उसमें डेफिनेट वाला सीधा लिमिट लगा दो, और पूरा इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? कई बार क्या होता है कि ऐसे पॉइंट फंस जाते हैं जहां पर आप ये लिमिट लगा रहे होते हो तो वहां पे, अच्छा यहीं पे एक इनप्रॉपर इंटीग्रेशन वाली चीज आती है। मतलब अगर आपका इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अब आप यार किसी फंक्शन में इनफाइनाइट तो नहीं रख पाओगे, हाँ या ना। तब जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो एफ एक्स ही आता है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए ही करते हो, बट जो ये इनफाइनाइट वाली चीज आती है ना, यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एफ एक्स की वैल्यू निकालते हो। कि भाई यहाँ पर वैसे भी लिमिट हम ए प्लस पे निकाल रहे होते हैं, तो इनफाइनाइट हम किसी डायरेक्ट फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, कई बार यहाँ फंक्शन आ जाता है तो वहां पे इनफाइनाइट टेंड करने पे जो उसकी टेंडिंग वैल्यू आ जाती है वो रख देते हैं। ये दोनों बातें समझ पाए कि नहीं, ये बताओ। ये वैसे इनप्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, तो ये चीज़ आप ब्रेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अगर ये इनफाइनाइट पे चीज़ें जा रही हैं तो इनफाइनाइट पे प्लस माइनस का तो कोई मतलब नहीं, तो इनफाइनाइट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू टेंड करके निकाल ली जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो बोलिए। तो इनडेफिनिट तरीके से आप अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, फिर आराम से उसको ब्रेक कर लीजिए। कर लेंगे कि नहीं बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना? समझ में आ रहा होगा सबको? यस सर। सर इसमें सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होगा ना, वो ऊपर वाली वैल्यू है। अच्छा उल्टा लिख दिया, ओह सॉरी। हाँ यार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स होगा पहले कैपिटल वाला, और लिमिट वही यार एफ ऑफ ए बाद में होगा। सॉरी उल्टा लिख दिया मेरे से ना। यस सर। अभी ठीक है तो चलो। तो ये एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे लिमिट निकालेंगे आप।
ठीक है, चलिए आइए अब जरा इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n, और इसको हमें 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। बताओ 0 से पाई बाई 2 में हमें सॉल्व करना है dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स को। बोलो जल्दी दोनों। या फिर एक और ये सॉल्व कर लो 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक लास्ट 0 से 2 dx अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स। और 0 से 1 ही ले लो ln x dx। ये सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताने हैं। सब में पहले डेफिनेट से इंटीग्रेशन करना है, फिर लिमिट रख देनी है, बस पहला टाइप यही आता है। x की पावर n, x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आएगा शायद, और x की पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 आएगा। इसी में लिमिट 0 से 1 रख देंगे। यस सर। क्या ये आंसर 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 आ रहा है? चेक करो, क्या पहला आंसर यही आ रहा है? बोलो। यस सर। सेकंड बताओ जल्दी से। पहला सबने सॉल्व कर लिया ना, डेफिनेट तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व किया और फिर लिमिट रख दी। सेकंड बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ नहीं हुआ? यस सर। कर रहे हैं। हम्म, क्या कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में? सबसे पहले डेफिनेट से सॉल्व करने के लिए हम इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर ले रहे होंगे, फिर tan x को ही t मान ले रहे होंगे ना। यस सर। तो एक बार जरा इसका डेफिनेट तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ शायद sec स्क्वायर एक्स आ जाता है, और ये शायद बन जाता है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। यही तो कर रहे होगे। यस सर, यस सर। 1/2 tan ये इनवर्स तो ये शायद आ जाएगा 1 बाई, ये 3 भूल जा रहे हो तुम, 1/2 रूट रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 tan x बाई 2 आता है इसका इंटीग्रेशन, देखो। सर। और फिर इसी में हम लिमिट रख देते हैं 0 से पाई बाई 2। देख लेना सब लोग, और ये आपको इतनी तेज़ी से दिखना चाहिए जैसे मुझे दिखा। अब जब पाई बाई 2 तो ये इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट पे ये भी क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 ही आ जाएगा। तो 1/2 रूट 3 कॉमन रहेगा, और ये पाई बाई 2 आ जाएगा, और माइनस 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या आंसर आ रहा है इसका? पाई बाई 4 रूट 3। नहीं क्या? यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले इंडेफिनिट तरीके से आपने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, और इसके बाद फिर डेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, एफ डी माइनस एफ ए वाला। समझ गए कि नहीं भाई? गुड। थर्ड करो जरा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड भी इंडेफिनिट तरीके से आप सॉल्व जानते हैं, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। फिफ्थ में बस वो लिमिट वाला है, क्योंकि जीरो उसकी डोमेन में नहीं है, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका 0 प्लस पे वैल्यू निकाल लीजिएगा। अरे यार इतना टाइम थोड़ी लगता है। 0 से 1 dx अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स वाली फॉर्म बन गई, तो 2/√3 बाहर आ गया, और ये बन गया tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3। इसी में शायद लिमिट रख देंगे 0 से 1, देख लो आराम से। 1 रखोगे तो ये √3 बन जाएगी, √3 बन जाएगी तो tan इनवर्स √3 मतलब पाई/3। तो 2 3 √3 आ गया, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो यही आंसर आ रहा है, 2 पाई/3 √3। अरे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कहाँ फंस गए तुम लोग? क्या ये आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए भाई? बोलो भाई, क्या आंसर? टू
सर 0 पुट करने पे इसकी π/6 अच्छा वैल्यू हाँ, आएगी। 0 भी पुट करने पे आएगा। तो आंसर हम्म, बताओ फिर तुम्हारा क्या आ रहा है। तो हो तो जा रहा है मेरा आ रहा है π/3√3। π/3√3। चलो, मतलब 0 और 1 दोनों पुट, यानी हो तुम लोग, मुझे लगा चले गए हो तुम लोग। 2/3√3, 1 रखने पे क्या आ रहा है भाई, π/3। 0 रखने पे क्या आ रहा है भाई, π/6। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई, π/3√3। ये कह रहे थे क्या तुम। यस। ठीक है, चलो। सर हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने डिनोमिनेटर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है, हाँ हाँ, अगर इसमें मैं एक्स स्क्वायर के जो बाहर जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको कॉमन कर लूँ, और एक्स के पार्ट को कॉमन करके हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ दूँ और घटा दूँ। नहीं समझा क्या बोल रहे हो। पर एक इसमें मेथड होता है ना इंटीग्रेशन में, हाँ इसका इसी का। हाँ, इसकी को तो ये लिखा है। अच्छा, कैसे लिखा ये पूछ रहे हो क्या। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। एक और जैसे मेथड होता है क्या। कि एक्स स्क्वायर के जो बाहर जो लिखा होता है उसको कॉमन करके, और एक्स के बाहर के कॉमन करके उसको हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते और सब्ट्रैक्ट कर देते। तो किया क्या है भाई मैंने। नहीं कहना किया क्या तो। चाह रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो। सबसे पहले ए कॉमन करते हो, जी। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हो और यही वाला स्क्वायर ऐड कर देते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक तो यही है ना। ओके ओके सर, यही तो बताना। सॉरी। यही तो करते हैं, नहीं करते हैं क्या। यस सर। वैसे मैं ये सब काम नहीं करता। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ भाई। ये परफेक्ट स्क्वायर हम इतनी बार बना चुके होते हैं कि हमें ये करने का टाइम ही नहीं होता। वहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। तभी वो डी की वैल्यू सीधे हम क्या लिखते हैं, b² - 4ac। मैथ्स की यही खासियत होती है ना। मैथ्स में आप चीजें जितना कैलकुलेशन वाइज कनेक्ट करके रखेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ जाएगी। चलो अगला वाला बताओ, अगले वाले का आंसर। बस सीधा लिमिट रख के सॉल्व कर दो। तो ये वाला आ जाएगा x+2 की पावर ½ -√x, और होल डिवाइडेड बाई साइड 2 आता है, चेक करना जरा। 0 से 2 इंटू डी। यस। अब सबका इंटीग्रेशन करो, 2/3 पूरे से बाहर कर लो, और एक 1/2 ऑलरेडी था ही, तो 1/3 बचा। x+2 की पावर 3/2 और x की पावर 3/2। अब लिमिट रख दो 0 से 2 उठा के। तो 2 रखोगे तो 4 की पावर 3/2 बनेगा, जिससे 8 आ जाएगा। नहीं क्या। यस और सर। 0 पे तो 0 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो ये कितना दे देगा, 2 ना। बोलो। तो शायद आंसर ये आ रहा है। देखो, कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बोलो। यस सर। यही आ रहा है ना, 8 - 2 यस की सर। पावर 3/2। देख लो सब लोग। गुड। लास्ट वाला बताओ, ln x। अब यार लास्ट वाले में ln x का इंटीग्रेशन कल हमने पढ़ा था ना, क्या होता है। ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा करते हैं, याद है कि नहीं। यस सर, यस सर। हम्म, तो अभी ln x माइनस। हाँ, x ln x -x, इसी में बस लिमिट 0 से 1 रख दो। तो 1 रखने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है क्या, देखो। यस सर, -1 आ रहा है। और अब 0 रखने पे दिक्कत थी, तो 0 रखने पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे x ln x की लिमिट निकाल लेंगे। बस ये है। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ln x बाई 1/x रख देंगे, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो 0 प्लस ये क्या बनेगा, -1/x तो ये शायद -x आ जाता है, 0 आ जाती है लिमिट, चेक करिए जरा। नहीं क्या, ये शायद 1/x आता है, ये -1/x² आता है। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे शायद -x बचता है, तो ये 0 लिमिट आ जाती है। तो शायद इसका आंसर -1 आता है, चेक करो। -1 आया। हम्म, देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या है ये पहला सेक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन का समझ में आया कि नहीं।
सीधा इंडेफिनिट तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व Yes, sir. लिमिट रख दो, और एक बार आप लिमिट रख के उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसी फॉर्मेट में आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यार इसमें वही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इनडेफिनिट तरीके से आपसे इंटीग्रेशन करा लेगा और उसी में लिमिट रखवा के आपसे वो काम करवा सकता है। क्लियर है? चलिए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बाद में पढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिकल एनालिसिस देखते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जैसे वेरिएबल आप चेंज करते जाओ, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, या ए से बी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू हो, या ए से बी एफ जेड डी जेड हो, दैट इज वेरिएबल चेंज। तो इन सब में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये सारे इंटीग्रेशन सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप ए से बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यही वैल्यू जैसे आप इंटीग्रेशन की लिमिट इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लिमिट बन जाएगी, बी से ए, ये लिमिट क्या बन जाएगी, बी से ए एफ एक्स डी एक्स। तो अगर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे है ना, और ये माइनस यहाँ से हटाना चाहते हो तो इस लिमिट को फिर से इंटरचेंज कर लो। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेशन के सोल्यूशन में लगता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करके लिख सकते हो किसी भी पॉइंट पर, जैसे ए से सी एफ एक्स डी एक्स गए और फिर इसको हम सी से बी एफ एक्स डी एक्स पे आ गए। मतलब आपका एफ एक्स फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस या पीस वाइज है ए से बी के बीच में, तो जितने पीसेज आ रहे हैं हर पीस में हम अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करते जाएंगे, ब्रेक करके लिखते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी 3 कैन बी यूज्ड, नहीं प्रॉपर्टी 3 यूज्ड व्हेन, जैसे एफ एक्स फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो एट एक्स इक्वल्स टू सी, जो कि ए से बी के बीच में हो, तब प्रॉपर्टी 3 यूज होती है। या हम कह दें कि एफ एक्स इज पीस वाइज फंक्शन, व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन ए से बी, तब भी ये जितने पीस में उसकी डेफिनेशन होगी तब हम उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको बिना इन दोनों के भी यूज कर सकते हैं, बट जब ये दोनों सिचुएशन होंगी तो हमें अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करना ही पड़ेगा और उस हिसाब से हमें इसको एनालाइज करके लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. चलिए।